तो बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से YouTube चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों हमारी इस टारगेट 35 सीरीज में, जिसमें मैं आपको 24 आवर में फिजिक्स में CBSE बोर्ड के टर्म 1 का 35 मार्क्स दिलाने वाला हूं। तो आप लोग हमारी सीरीज के साथ जुड़ जाइए। और आज हम अपना पहला यूनिट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पहला क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि A body can be negatively charged by option A giving excess number of electrons to it, B removing some electron from it, C giving some protons to it, D removing some neutrons from it। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा कि किसी बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे कर सकते हैं। इसमें कहा गया कि निगेटिव चार्ज किसी बॉडी को हम कैसे कर सकते हैं। कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। कैसी होती है बच्चों? न्यूट्रल होती है। क्यों न्यूट्रल होती है? क्योंकि आपको पता है ना कि हर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किससे मिलकर बना है? एटम से। और एटम्स में तीन चीजें होती हैं। एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है बच्चों प्रोटॉन, और एक होता है इलेक्ट्रॉन। आपको पता है न्यूट्रॉन जो होते हैं इनका अपना कोई चार्ज नहीं होता, मतलब ये जीरो इनका चार्ज होता है। इनके हम इधर चार्ज लिख देते हैं। और जो प्रोटॉन होते हैं बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का। जबकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो बच्चों अगर आप किसी भी बॉडी को ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा कि ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, मीन्स उसमें एटम्स है और एटम्स में न्यूट्रॉन के नंबर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन पे अपना कोई चार्ज होता नहीं है। तो चार्ज होने में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए बॉडी न्यूट्रल होती है। ठीक है। और किसी बॉडी पे चार्ज क्रिएट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉनों के पास है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो एटम्स पे होते हैं। पॉजिटिव चार्ज में जो सॉलिड बॉडी होती है उसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं वो किस पे होते हैं? एटम्स पे होते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होते आसानी से। ठीक है। वहाँ पे जब ट्रांसफर होने की बात आती है, एनर्जी पाके ट्रांसफर हो जाना, तो वो काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। तो मतलब या तो इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकल जाते हैं या किसी दूसरी बॉडी से पहली बॉडी में आ जाते हैं। तो बच्चों है क्या कि जैसे कोई ये बॉडी है, अगर इससे कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए जाएं, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए जाएं? रिलीज कर दिए जाएं, तो सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? घट हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ कम हो गए, भाई कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, पहले देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या थे? बराबर थे। जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब ये बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी? इसका मतलब इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि अगर आपको कहीं निगेटिव चार्ज डेवलप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर इस बॉडी में कहीं से भी कुछ इलेक्ट्रॉन रिसीव हो जाए, अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉनों को रिसीव कर लेगी तो क्या होगा? नॉर्मल सिचुएशन तो ये थी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे। तो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अब देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे तो इक्वल चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉनों का चार्ज ज्यादा हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि निगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये जो बॉडी है ये कैसी हो जाएगी? ये निगेटिव चार्ज हो जाएगी। इसका मतलब अगर किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज करना है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे। यानी कि हमें दिए गए ऑप्शन में से ए ऑप्शन दिख रहा है बच्चों। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज करना है तो उसको कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे।
चलिए बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। तो बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज ए बी इज शोन इन फिगर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए इज पॉजिटिव एंड बी इज निगेटिव एंड ए मॉड इज ग्रेटर देन बी मॉड। बी ए इज नेगेटिव एंड बी इज पॉजिटिव, ए मॉड इज इक्वल टू बी मॉड। सी बोथ आर पॉजिटिव बट ए इज ग्रेटर देन बी। डी बोथ आर नेगेटिव बट ए इज ग्रेटर देन बी। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और बी में जा रही है। हमने आपको समझा रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में पहुंचती है। इसका सीधा सा मतलब तो ये हो रहा है बच्चों कि ए चार्ज जो होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, जबकि बी चार्ज कैसा होगा? निगेटिव होगा। ए चार्ज पॉजिटिव होगा और बी चार्ज क्या होगा? निगेटिव होगा। ये तो दिख रहा है। इसका मतलब ए पॉजिटिव आ गया एंड बी निगेटिव आ गया है। एक कंक्लूजन निकल आया। उसके बाद बच्चों देखिए होता क्या है, किसी चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे क्या है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जबकि अगर यहाँ पे मैं बात करूं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां से नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी निकल रही? 10। यहां से कितनी निकल रही बच्चों? 12। तो सीधी सी बात मैंने जो बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हम शो करते हैं वो उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से शो करते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा निकल रही, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जबकि बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बी। तो अगर इन दोनों ही कंक्लूजन से मैं देखूं तो हमारा फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा दिए गए क्वेश्चन में। इट मीन्स हमारा पहला ऑप्शन सही है कि ए इज पॉजिटिव एंड बी इज निगेटिव बट ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए बच्चों, अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं और हमारा थर्ड फॉर चार्जिंग अ कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑब्जेक्ट इन द कॉन्टेक्ट विद इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, मैग्नेटाइजेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है किसी बॉडी को चार्ज करना है बट विदाउट कांटेक्ट चार्ज करना है, किसी दूसरी बॉडी से कांटेक्ट किए बिना चार्ज करना है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसको बच्चों कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आपको हमने कई बार समझा रखा है कि चार्जिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे एक तो फ्रिक्शन द्वारा चार्ज कर सकते हैं। हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी क्या करते हैं? रब कर देते हैं, इससे बॉडी चार्ज हो जाती है, तो ये बाई फ्रिक्शन हो जाता है। एक होता है बाई कंडक्शन, हम चार्ज करते हैं, एक कंडक्टिंग बॉडी ली और दूसरी कंडक्टिंग बॉडी को उससे टच कर दिया, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज चला गया। तो ये भी प्रोसेस क्या है? ये कंडक्शन की वजह से चार्ज का ट्रांसफर हो गया। बच्चों एक प्रोसेस ये भी होता है इंडक्शन का। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई ये अनचार्ज्ड बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, हमने क्या किया, इसके बगल में एक चार्ज बॉडी को रख दिया, ये चार्ज्ड है, और मान लीजिए कैसी चार्ज है, हमने कहा इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इसके पास में रख देते हो ना बेटा, तो यहां पे क्या होता है, अगर ये कंडक्टर है, ये कैसी है, कंडक्टिंग है, ये बॉडी कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए। तो कंडक्टिंग बॉडी में इस तरफ क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज इंडक्शन से डेवलप हो जाता है, और इसके अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज इंडक्शन से डेवलप हो जाता है। जब ऐसा हो जाता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके बैक साइड पोर्शन को, मतलब अब इसी डायग्राम को मैं दोबारा बनाऊं तो हम क्या करेंगे कि जैसे एक ये तो हमारी वो बॉडी हो गई जो हम चार्ज करने के लिए लाए थे। ये बॉडी कैसी है, ये हमने अनचार्ज वाली बॉडी बना दी अपनी, थोड़ा छोटी बनाते हैं वैसे ही डायग्राम लगे, ये बना दिया। अब क्या है बच्चों, इस तरफ माइनस चार्ज है,
और जो अपोजिट पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको हम खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म कर सकते हैं? हम यहाँ पे बच्चों इसकी अर्थिंग कर देते हैं। जब अर्थिंग करते हैं तो ये वाला चार्ज क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। खत्म हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अर्थिंग भी हटा देते हैं और इसको भी गायब कर देते हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये वाला चार्ज क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि ये चार्ज इसके फोर्स से बाउंड है, इसीलिए नेगेटिव वाला नहीं खत्म होगा, केवल पॉजिटिव वाला जो उधर टच हो रहा था अर्थ से, अर्थ अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और उसको क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा। इसके बाद क्या होगा बच्चों कि ये अर्थिंग और ये दोनों चीजें हटा दीजिए, तो ये जो बॉडी आपने शुरुआत में अनचार्ज ली थी, ये बॉडी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज हो गई। ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज अगर इसको करना था तो हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके पास लेकर आते तो इसको पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते थे। मतलब बिना कांटेक्ट किए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करना पॉसिबल है। और ये किससे होता है? ये होता है बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसका मतलब दिए गए ऑप्शन में से बच्चों यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो डी चार्जेज एंड फील्ड्स का फोर्थ क्वेश्चन यह है कि इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी ए इंक्रीजेज, बी डिक्रीजेज, सी रिमेन्स कांस्टेंट एंड डी नन ऑफ एबव। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? तो अभी हमने आपको समझाया था कि जब किसी बॉडी को, ये अनचार्ज्ड अगर कोई बॉडी है, ये कैसी बॉडी है? ये अनचार्ज्ड है। तो बच्चों मैंने आपको बता रखा है किसी अनचार्ज्ड बॉडी को अगर आपको चार्ज करना है तो अगर इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, कैसा करना है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ये कैसे हो सकती है कि पॉजिटिव करने के लिए इससे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को या कुछ इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा। अगर किसी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए जाए? विड्रॉ कर दिए जाए, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इससे बाहर कर दिए जाए, तो क्या करना पड़ेगा? यहां पे होगा रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाए तो बॉडी कैसी हो जाती है? पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। जबकि अगर किसी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर दिए जाए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम अनचार्ज्ड बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर दें? एक्सेस कर दें, एक्स्ट्रा डाल दें इस पे, ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस पे, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। जबकि अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इससे हटा दिए तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अब बच्चों सीधी सी बात है, अगर आपने किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन डाले हैं तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है ना, कितना मास होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है बच्चों 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। भले ही ये मास बहुत कम है, हम मानते हैं ये मास बहुत कम है, बट अगर अनचार्ज्ड बॉडी को आप चार्ज कर रहे हैं तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों का मास भी तो निकलेगा साथ में, मतलब उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब कुछ उससे मास आपने कम कर दिया। तो इसका मतलब जब किसी अनचार्ज बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो उसका मास क्या होता है? डिक्रीज होता है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए अपना मास लेकर। तो इसका मतलब अगर इसका जो भी मास है तो पॉजिटिव होने में मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जबकि अगर उसको आपने निगेटिव चार्ज किया तो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाले होंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो भी आपने यहाँ 10, 20, 50 जो भी आपने ऐड किया या 10 लाख, वो क्या हुए होंगे? वो अपना मास लेकर आए होंगे, यानी कि टोटल मास क्या हो गया होगा? इंक्रीज हो गया होगा, यानी कि इसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज की जाती है तो उसका मास इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा। तो सीधी सी बात है, हमको समझ में आ रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने पे नेगेटिव चार्ज होती है, मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, बढ़ने का मतलब वो निगेटिव चार्ज होती है तब जब उसका मास बढ़ता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अनचार्ज बॉडी को जब हम चार्ज करते हैं तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन डालने का मतलब कुछ मास हम उसमें ऐड करते हैं, तो बॉडी का जो मास है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें इंक्रीजेज यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट। अब बच्चों हमारा 5th क्वेश्चन यह कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड
इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू ए 6.25 इंटू 10 की पावर 17, बी 6.25 इंटू 10 की पावर 18, सी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, डी 0.625 इंटू 10 टू द पावर 18। तो बच्चों यहां कहा जा रहा है कि अगर किसी बॉडी पर 1 कूलाम चार्ज है, मतलब Q कितना है बच्चा 1 कूलाम, तो उस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो उस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कंटेन करेगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करने हैं। आपको बच्चों पता है क्वांटाइजेशन थ्योरी से Q इक्वल टू क्या होता है Ne। Q इक्वल टू क्या होता है Ne, जहां N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड जो कि चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज हुआ है। यहां हमको यही N की वैल्यू पूछी है, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों Q/E। Q कितना दिया है 1 कूलाम, E कितना है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इसका मतलब हुआ कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन कोई अगर कंडक्टर एक्स्ट्रा कंटेन करता है, कोई भी बॉडी एक्स्ट्रा कंटेन करती है, तो उसमें 1 कूलाम का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो 1 कूलाम चार्ज को कंटेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इससे पता चलता है बच्चों कि बी ऑप्शन जो दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो देखिए बच्चों, अब हमारे पास 6th क्वेश्चन यह आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि 2 चार्ज कोई भी मान लीजिए, आपने कहा Q1 और Q2, ठीक है, जो कि 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इनके बीच लगने वाला फोर्स मिनिमम कब होगा। तो बच्चों पहले तो कूलाम्स लॉ से आपको पता होना चाहिए कि 2 चार्ज Q1 और Q2 हैं, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होता है। तो बच्चों इन चार्जेस के बीच फोर्स लगता है K Q1 Q2 अपान R²। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये फोर्स मिनिमम होना चाहिए। तो भाई देखो R तो 1 मीटर दे दिया, तो F बराबर क्या आ गया K Q1 Q2 अपान 1 का स्क्वायर, मतलब F हो गया K Q1 Q2। K तो बच्चों फिक्स है, K की वैल्यू आपको पता है कूलाम्स लॉ में क्या होती है, ये होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो K की वैल्यू तो हमको पता है। अब बचा क्या Q1 Q2। तो अगर F को मिनिमम करना है, यहां पे लिख देंगे फॉर मिनिमम फोर्स Q शुड बी मिनिमम, Q1 Q2 की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। और आपको पता है किसी बॉडी पे जो मिनिमम चार्ज आप प्रोड्यूस कर सकते हैं वो कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो Q1 भी 1 हो जाए और Q2 भी 1 हो जाए। किसी बॉडी पे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिनिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो Q1 और Q2 दोनों को E कर दो। तो इस सिचुएशन में अगर तुम देखोगे तो फोर्स क्या लगेगा K E इंटू E, यानी कि F इक्वल टू हो जाएगा KE²। इसका मतलब 2 चार्जेस के बीच लगने वाला मिनिमम फोर्स क्या पॉसिबल है, वो है F इक्वल टू KE²। तो KE² इज द करेक्ट आंसर। तो इससे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए यहां पे सही हो जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट। तो चलिए बच्चों हम 7th क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 7th क्वेश्चन यह है कि 2 charges are at d apart in the air. Coulomb force between them is F if a dielectric material of dielectric constant K is placed between them. The Coulomb force now becomes. तो बच्चों देखिए क्या कहा जा रहा है कि 2 चार्ज हैं जो कि एयर में एक दूसरे के पास ऐसे रखे हुए हैं। जैसे एक चार्ज मान लीजिए ये हो गया Q1 और ये चार्ज हो गया Q2। ये कह रहे हैं कि एक दूसरे से R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं, R डिस्टेंस पे।
तो सीधी सी बात है, जब ये r डिस्टेंस पर है तो इनके बीच एक फोर्स लगेगा। आपको पता है कि अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हुए तो उनमें रिपल्सन लगेगा, अगर दोनों चार्ज निगेटिव हुए तो भी रिपल्सन लगेगा, अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हुआ तो अट्रैक्शन लगेगा। खैर, जो भी फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r²। ये फोर्स का फार्मूला है बाई कूलॉम्स लॉ। बच्चों, अब यहां पे कहा गया कि इस एयर की जगह, अभी बीच में क्या थी? एयर थी। कोई और मीडियम अगर आ जाए, जैसे एक ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, ये वैसे ही r डिस्टेंस पर बने रहें, लेकिन इनके बीच में क्या हो जाए? कोई मीडियम आ जाए। ये क्या आ जाए? यहां पे कोई मीडियम आ जाए। तो अगर कोई भी और मीडियम आ जाता है, ठीक है, तो और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाए? K हो जाए। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो जब कोई भी K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम आ जाता है तो बच्चों इनके बीच लगने वाले फोर्स का फार्मूला क्या हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपान r²। इसका मतलब यही फोर्स जो पहले लग रहा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r², अब यहाँ पे क्या लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपान r²। जहां पर ये K जो है ये क्या है? ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r²। ये देखिए यहां से F हो रहा है, यानी कि इसको हम F अपान K भी लिख सकते हैं। कैसे हुआ? चाहे आप इस इक्वेशन में इसे डिवाइड कर दीजिएगा, दोनों डिवाइड आपस में करोगे तब भी यही आ जाएगा। तो यहां से हमने देखा कि F डैश बराबर F अपान K, यानी कि जो फोर्स होगा फाइनली वो क्या होगा? एयर वाले फोर्स का 1/K टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब देखिए बच्चों, हम अपना 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। बच्चों देखिए, अब हम लोग टारगेट 35 सीरीज का फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 8th क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो हमारा 8th क्वेश्चन यह है कि फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r in the vacuum is F. Now a slab of dielectric constant 4 is inserted between these charges. If the thickness of the slab is r/2, then the force between the charges will become option A F, B F/4, option C F/2 और D 4/9 F। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोई भी दो आइडेंटिकल चार्ज है, मतलब हम उन दोनों को स्मॉल q लिख देते हैं। तो एक ये स्मॉल q चार्ज हो गया और एक ये स्मॉल q चार्ज हो गया, और ये एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इनके बीच फोर्स कितना लगता है? तो इनके बीच फोर्स लगता है F। ये क्वेश्चन में गिवन है। मीन्स F इक्वल टू हो जाएगा, भाई कूलॉम्स लॉ का यूज करेंगे, बाई कूलॉम्स लॉ। तो F इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 यानी कि Q इंटू Q अपान में r², या F इक्वल टू लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q² अपान r²। ये पहली इक्वेशन हो गई। ये तो F फोर्स गिवन था। अब हमसे कहा जा रहा है कि नाउ वी प्लेस्ड अ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑफ थिकनेस r/2। तो देखो, जो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख रहे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो दिया है, कितना दिया है? 4। तो इसका सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया? 4 हो गया। और कह रहे हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? वो है r/2, यानी कि टोटल ये डिस्टेंस थी r, और जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा गया उसकी थिकनेस क्या है? r/2। अब हमसे कह रहे हैं बताओ लगने वाला फोर्स कितना होगा। बच्चों सीधी सी बात है, इस थिकनेस को मैं t से लिख दूं कोई दिक्कत नहीं,
आपको पता है कि जब दो चार्जेस के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जाती है अदर किसी थिकनेस की, मतलब उनके बीच का पूरा जो है स्पेस फील्ड ना हो, तो इसकी इफेक्टिव डिस्टेंस ली जाती है। और इस सिचुएशन की जो इफेक्टिव डिस्टेंस होती है, मतलब ये प्लेट रखने के बाद इसमें जो इफेक्टिव एयर में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो क्या होती है, वो होती है r माइनस टी प्लस टी रूट के। क्या होती है, r माइनस टी प्लस टी रूट के। यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो गिवन है 4, ये हम यूज कर लेंगे। इसका मतलब अब जब इन्हीं चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का फार्मूला हम फाइंड करेंगे तो फार्मूला क्या पुट करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q यानी कि Q स्क्वायर अपान R इफेक्टिव का स्क्वायर, अपान में R इफेक्टिव का स्क्वायर। अब जब इसको हम बच्चों सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान R माइनस टी प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, F इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान, अब इस फोर्स को F नहीं F डैश कह दो, क्यों, क्योंकि पहले हम F यूज कर चुके हैं इसलिए इसको थोड़ा अलग नाम दे देते हैं, तो ये रख दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो R माइनस टी, टी की वैल्यू कितनी देखो R/2, ठीक है, प्लस R/2 और रूट में के की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि F डैश की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान R माइनस होल स्क्वायर भी करना है R/2, तो R माइनस R/2, ये तो दोनों देखो सब्ट्रैक्ट हो कितना बचेगा R/2, प्लस यहाँ से क्या बचा हमारे पास देखो R/2 इंटू √4 की वैल्यू 2 आ जाएगी और पूरे का होल स्क्वायर। अब बच्चों आप क्या कर सकते हो, 2 से 2 को कैंसिल कर दे तो हमारे पास यही वैल्यू क्या बचेगी, F डैश इज इक्वल टू ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर, देखो R/2 प्लस R, तो ये क्या बचेगा 3R/2 का होल स्क्वायर, यानी कि F डैश बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान 9/4 आएगा, रेसिप्रोकल होगा ऊपर चला जाएगा और ये R स्क्वायर नीचे। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर, देखो ये क्या था पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर, तो कितना था F था, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ F डैश इज इक्वल टू 4/9F। इसका मतलब इस फाइनल सिचुएशन में जो दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, पहले वाले फोर्स का 4/9 टाइम्स होगा। इट मीन्स आपको जो ऑप्शन गिवन थे उसमें से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। फाइनल फोर्स विल बी 4/9 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों टारगेट 35 सीरीज का अब 9th क्वेश्चन यह है कि 2 charges 3 into 10 to the power minus 5 coulomb and 5 into 10 to the power 4 coulomb are placed at a distance of 10 centimeter from each other. Find the value of electrostatic force acting between them. A 13.5 into 10 to the power 11 Newton, B 40 into 10 to the power 11 Newton, C 180 into 10 to the power 9 Newton and D 13.5 into 10 to the power 10 Newton. हमको इनमें से कोई करेक्ट आंसर चूज करना है। चलिए बच्चों हम बात करते हैं कि हमको क्या क्या गिवन है। तो देखिए बच्चों हमको यहाँ पर गिवन है कि 2 चार्ज हैं, Q1 है 3 into 10 की पावर माइनस 5 कूलाम और Q2 है 5 into 10 की पावर प्लस 4 कूलाम, ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब बच्चों 10 सेंटीमीटर को आप पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब ये 0.1 मीटर हो गया। अब पूछा जा रहा है कि इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो बच्चों ये तो हमको पता चल रहा है कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, मतलब दोनों में रिपल्सन फोर्स लगेगा, क्योंकि पता है ना सेम चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं।
तो प्लस प्लस है, इसका मतलब ये रिपेल करेंगे तो सही है। और फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो कूलम्ब्स लॉ से आपको फोर्स की वैल्यू मालूम है, यहाँ लिख देते हैं बाई कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे एफ निकालने कह रहा था, वो हम निकाल देंगे। कैसे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए 1/4πε0। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 3 × 10⁻⁻5, Q2 5 × 10⁻+4 अपान में आर स्क्वायर। तो 0.1 का स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा, 0.1 का स्क्वायर, यानी कि ये सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 9 × 5 यानी कि 45 × 3 135 × 10⁻, कितना बचा देखिए, +4 +9 दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 13, उसमें से -5 घट जाएगा यानी कि बचेगा प्लस का 8, 10⁸ अपान 0.01, 0.1 का स्क्वायर 0.01। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 पहुंच जाएगा। F = कितना बचेगा, यहाँ से 2 पावर इधर किसका होगा तो क्या बचेगा, ये 1.35, 2 पावर यहाँ से 2 यहाँ से 2 2 4 और 8 कितना हो गया, यानी कि 12। तो 1.35 × 10⁻12 न्यूटन, या इसी को हम लिख सकते हैं 13.5 × 10⁻11 न्यूटन। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, देखो पहला वाला ऑप्शन, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग। तो बच्चों अब हम टारगेट 35 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यह है कि 2 point charges +3 microcoulomb and +8 microcoulomb repel each other with a force of 40 Newton. If a charge of -5 microcoulomb is added to each of them, then the force between them will become A -10 Newton, B +10 Newton, C +20 Newton and D -20 Newton. ओके, तो बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2। Q1 है +3 माइक्रोकूलम्ब और Q2 है +8 माइक्रोकूलम्ब, और ये एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं 40 न्यूटन के फोर्स से। तो बच्चों रिपेल करते हैं इसलिए प्लस में फोर्स आया। तो याद रखना कि रिपल्सिव फोर्स जो होता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि साइन यूज किया जा रहा है ना बच्चों, वो यूज होता है पॉजिटिव साइन से, और जबकि जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या अट्रैक्शन फोर्स होगा वो यूज होगा निगेटिव। तो बच्चों जो रिपल्सन का फोर्स है वो पॉजिटिव क्यों, क्योंकि +q का मल्टीप्लाई होगा, तो रिपल्सन समझो। माइनस q होता तो भी मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आता, पॉजिटिव आता है, इसलिए उसको पॉजिटिव से ट्रीट करना है। और जो अट्रैक्शन होता है वो कब होता है, जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तो जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। इसीलिए अगर अट्रैक्शन फोर्स है तो निगेटिव, इस बात का ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे दिया है रिपल्सिव फोर्स है, मतलब ये पॉजिटिव का 40 होगा। ठीक है, ये हमको दिया है कि 40 न्यूटन है। अब कह रहे हैं कि इन दोनों को -5 माइक्रोकूलम्ब दे देने पे बताना है कि नेट फोर्स क्या लगेगा। ठीक है, तो पहला तो काम ये करते हैं कि इसकी हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, इनिशियली अगर यहाँ पे हम कूलम्ब्स लॉ का यूज कर लें, बाई कूलम्ब्स लॉ, तो क्या मिलेगा हमको, F = मिलेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये पहले के फोर्स की कंडीशन हो गई। बच्चों फाइनल सिचुएशन में कहा जा रहा है, फाइनली उन्होंने बोला, फाइनल कंडीशन ये दिया है हमको कि दोनों को -5 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज दे दिया जाए। तो देखिए अब फाइनल चार्ज ये कितना बचेगा, Q1 वाला +3 पहले से था, इसमें -5 आपने और दे दिया तो क्या हो जाएगा, +3 - 5, यानी टोटल कितना आएगा,
यह आ जाएगा 2 माइक्रोकूलाम, वो भी कैसा, निगेटिव। यहां पे जब प्लस 8 माइक्रोकूलाम पहले से था, उसमें हमने -5 और दे दिया, तो क्या बचेगा बच्चों हमारे पास 8 और -5, यानी कि ये चार्ज बचेगा हमारे पास 3 माइक्रोकूलाम। ठीक है, अभी भी इनके बीच की डिस्टेंस तो वही है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों कहा जा रहा है कि अब इनके बीच फोर्स कितना लगेगा, मतलब अब समझो एक चार्ज हो गया -2 माइक्रोकूलाम, एक हो गया +3 माइक्रोकूलाम, तो सीधी सी बात है कि फाइनल फोर्स F डैश कितना लगेगा, यही हमको निकालना है बच्चों। तो फाइनल फोर्स F डैश ही हमको फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला क्या लगेगा, 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज अपान r²। क्यों, क्योंकि कूलाम यहाँ भी यूज कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा कर दें इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लें तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे, मतलब हम F डबल डैश अपान F करेंगे, तो हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा, F डैश अपान F किया तो हमारे पास ये आएगा, यहाँ से F डैश देखो ये पूरा आएगा, अपान में ये आएगा, तो सब कट जाएगा, यानी कि 1/4πε0 Q डैश Q डबल डैश अपान r², अपान में आया 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। तो ध्यान से देखो, तो ये टर्म पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, r² भी अभी अपोजिट होके कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो फाइनल आंसर हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, F डैश अपान F इज इक्वल टू Q डैश Q डबल डैश अपान Q1 Q2। तो F डैश कितना निकल आएगा, Q डैश Q डबल डैश अपान Q1 Q2 इंटू F, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बच्चों F डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q डैश कितना आया देखिए, Q डैश -2, Q डबल डैश कितना आया है, +3। चूंकि ऊपर भी माइक्रोकूलाम, यहाँ माइक्रोकूलाम, इसलिए हमको उनको कूलाम में चेंज करने की जरूरत नहीं है, वरना फिर हम लोग उनको कूलाम में चेंज करते अगर अलग अलग यूनिट दोनों चार्जेस की होती तो। ठीक है, अपान में Q1 कितना है देखिए 3 प्लस का इंटू प्लस का 8 इंटू F। ठीक है बच्चों, और F की वैल्यू भी हमको गिवन है कि शुरुआत में फोर्स कितना लगता है, वो लगता है 40 न्यूटन का, यानी कि F डैश की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये +3 से +3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये बचेगा -2/8, क्योंकि ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस बचेगा इंटू 40। इससे इसको कट करेंगे 5 टाइम्स, देखिए 8 से 5 को कट 40 को कट कीजिए 5 टाइम्स, यानी कि F डैश आ जाएगा -10 न्यूटन। सो द फाइनल फोर्स बिकम्स -10 न्यूटन। माइनस का मतलब बच्चों अट्रैक्शन, माइनस का मतलब अट्रैक्शन फोर्स है, और कितना है 10 न्यूटन। देखिए हमने पहले ही समझा दिया था, वैसे भी समझ में आ रहा है कि एक चार्ज निगेटिव और एक पॉजिटिव, तो उनके बीच कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। सो -10 विल बी करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से देखिए ए है -10 न्यूटन, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। अब बच्चों टारगेट 35 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11 हम ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यह है कि 2 positive ions each carrying a charge Q are separated by a distance d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be E being a charge on the electron, और ये हमको 4 ऑप्शन गिवन हैं। A 4πε0 FD² B 4πε0 FD² E², C रूट में 4πε0 FE² और D रूट में 4πε0 FD² E²। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 पॉजिटिव चार्ज हैं Q और वो एक दूसरे से R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्स, सीधी सी बात दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो फोर्स लग रहा है F। तो F बराबर क्या लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R², मीन्स F इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q² अपान R²।
हमसे पूछ रहे हैं कि ये चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए गए होंगे हर बॉडी से, क्योंकि आपको पता है ना जब पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं तो कैसे बनता है, जब किसी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि हर बॉडी नॉर्मली क्या होती है, न्यूट्रल होती है, तो उससे अगर कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो कैसी बन जाती है, पॉजिटिव। कुछ इलेक्ट्रॉन लेके उसमें डाल दीजिए तो क्या बन जाएगी, निगेटिव। तो यहाँ पे चूंकि दोनों पॉजिटिव है मतलब दोनों से इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे, तो वही पूछा गया टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए गए पॉजिटिव चार्ज बनने के लिए। अब अगर हम ऐसा मान लें कि n इलेक्ट्रॉन लॉस किए गए दोनों से, तो हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई आपको पता है क्वांटाइजेशन थ्योरी बताती है कि अगर किसी बॉडी से n इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा Ne, Q इज इक्वल टू Ne। सो पुट वैल्यू ऑफ Q इन ईच या इन दिस इक्वेशन, ठीक है। सो पुट वैल्यू ऑफ Q इन दिस इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, हमें यहाँ से मिलेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 NE का होल स्क्वायर अपान R स्क्वायर, ठीक है। मीन्स 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू F अपान इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N स्क्वायर E स्क्वायर। क्या किया, इस पूरे टर्म को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। हमें तो N की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से N स्क्वायर कितना मिलेगा भाई, N स्क्वायर मिलेगा हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट FR स्क्वायर अपान E स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लीजिए तब तो N की वैल्यू निकलेगी। सो द वैल्यू ऑफ N इज रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट FR स्क्वायर अपान E स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ N इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट FR स्क्वायर अपान E स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। बस ध्यान रखना बच्चों, आपको जो क्वेश्चन में दिया था वहां पे डी डिस्टेंस दिया था, हमने आर लेके पूरा सॉल्व कर लिया। मतलब यही डिस्टेंस अगर डी ले लेते तो यहाँ पे डी 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 डी, तो यहाँ पे डी आ जाता, ये आर की जगह क्या आ जाता, डी आ जाता। तो वहाँ पर डी है क्वेश्चन में, तो आप उसको ठीक कर लेंगे। और ये हमारा आंसर आ गया कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर वहाँ पे दिया, पान में ई स्क्वायर। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इसको नोट कर लीजिए फटाफट बच्चों। तो चलिए बच्चों, अपनी टारगेट 35 का क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यह है कि two identical balls having like charges and placed at a certain distance apart repel each other with a certain force. They are brought in contact and then moved apart to a distance equal to half their initial separation. The force of repulsion between them increases 4.5 times in the comparison with the initial value. The ratio of initial charges of the balls is A 2, B 3, C 4, D 6। ये ऑप्शन गिवन है। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि दो चार्ज हैं, एक मान लेते हैं Q1 है और एक चार्ज Q2 है, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है दो चार्ज हैं Q1 और Q2, और ये एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, हमने मान लिया वो r डिस्टेंस पर रखे हैं। तो कह रहे हैं इनके बीच कुछ सर्टेन फोर्स लगता है, मतलब मान लेते हैं इनके बीच कितना फोर्स लगता है F। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। या आप चाहें तो इसको K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जहाँ पर K को आपको पता है 9 × 10⁹ K की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये फोर्स लग रहा है। आप कह रहे हैं दीज चार्जेस आर टच्ड ईच अदर। तो आपको पता है ना, जैसे दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इनको टच करो, तो जब इनको टच करोगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2। फिर इनको सेपरेट करो, तो अगर आइडेंटिकल शेप है या दोनों पॉइंट चार्ज हैं, इस सिचुएशन में जब हम सेपरेट करते हैं टच करने के बाद, तो ये चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता है दोनों पे। इसका मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया इनको टच करने पे Q1 प्लस Q2। अब जब अलग अलग करेंगे तो इक्वल चार्ज जाएगा। इक्वल जाने का मतलब हुआ कि एक पर अगर गया हमारे पास Q1, भाई टोटल कितना चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2, और इक्वल जाएगा तो आधा आधा हो जाएगा दोनों पे, यानी कि Q1 प्लस Q2 अपान 2। और कह रहे फाइनली इनको हमने
हाफ डिस्टेंस पर रखा, इनिशियल सिचुएशन से आधी डिस्टेंस कर दी गई, यानी कि अब फाइनल डिस्टेंस कितनी बची, r/2। ये फाइनल सिचुएशन हो गई, ठीक है। तो क्या होगा फाइनल सिचुएशन के लिए अगर हम सोचते हैं यहां पे, तो बच्चों ये पहले हमारी फोर्स की इक्वेशन बन चुकी है, बाद में इनके बीच फोर्स कितना लगेगा सोचिए। तो फाइनल फोर्स F डैश इज इक्वल टू कितना बचेगा, ये लगेगा 1/4πε0 Q1 फर्स्ट चार्ज कितना है देखिए, Q1 प्लस Q2/2 इंटू सेकेंड चार्ज Q1 प्लस Q2/2 अपान में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अपान में डिस्टेंस कितनी है ये r/2, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो F डैश की वैल्यू निकलेगी 1/4πε0 Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपान r², क्योंकि अपान में 2 का स्क्वायर यानी कि 4 पलट के ऊपर जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा भाई, यहाँ से 2 4 अपान में, और ये वाला 4 ऊपर कैंसिल। तो ये फाइनल इक्वेशन बचेगी। अब बच्चों हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो फाइनल फोर्स है वो इनिशियल फोर्स का, ठीक है, 4.5 टाइम्स बचता है, वो इनिशियल फोर्स का 4.5 टाइम्स हो जाता है। देखिए इनिशियल फोर्स कितना था, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², इसका क्या हो जाएगा 4.5 टाइम्स हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हमको ये बताना है कि Q1/Q2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए F डैश की वैल्यू यूज करेंगे, F की वैल्यू यूज करेंगे और Q1/Q2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पुट कीजिए भाई, F डैश कितना है 1/4πε0 Q1 प्लस Q2/r² और Q1 प्लस Q2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 4.5 इंटू F की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बच्चों 1/4πε0 से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, इधर बचेगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लीजिए तो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 इक्वल टू उधर क्या बचा 4.5 Q1 Q2, इसको इधर ले आइए तो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस, ये इधर आएगा भाई, प्लस का उधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा माइनस का 2.5 Q1 Q2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। भाई इधर आया माइनस 4.5, 2 घट गया तो कितना बचेगा माइनस 2.5। ऐसा करते हैं पूरी इक्वेशन में Q2 से डिवाइड कर देते, क्योंकि हमको Q1/Q2 चाहिए। तो ऑन डिवाइडिंग बाई Q2 स्क्वायर, तो Q2 स्क्वायर से इसको बच्चों हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते। तो बच्चों जब Q2 स्क्वायर से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा Q1/Q2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे Q2 स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, माइनस 2.5 Q1/Q2, क्यों अपान में Q2 स्क्वायर आएगा, एक Q2 कट जाएगा तो Q1/Q2 बचेगा इज इक्वल टू 0। मीन्स ये इक्वेशन बच गई हमारे पास Q1/Q2 का होल स्क्वायर माइनस 2.5 Q1/Q2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम सीधराचार्य फार्मूला यूज कर लेंगे। सीधराचार्य फार्मूला क्या बताता है, तो वो आ जाएगा Q1/Q2 इज इक्वल टू माइनस बी। तो देखिए b की जगह क्या है 2.5 है, जाएगा प्लस का 2.5, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर 6.25 माइनस 4a, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 अपान 2a, तो 2 इंटू 1। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा Q1/Q2 इज इक्वल टू 2.5 प्लस माइनस 6.25, तो ये बचेगा क्या, देखिए माइनस 4 आएगा, 6.25 घटेगा तो 2.25 बचेगा, मीन्स 2.25 अपान 2। तो रूट में जब 2.25 है इसको सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 1.5, मीन्स 2.5 प्लस माइनस 1.5 अपान 2।
ठीक है। ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा Q1 अपान Q2 इज इक्वल टू 2.5 प्लस 1.5 अपान 2 मीन्स Q1 अपान Q2 इज इक्वल टू 2। देखो 4 अपान 2 यानी कि 2। फिर हम करेंगे कि ऑन टेकिंग निगेटिव साइन, अगर हम निगेटिव साइन लेते तो हमें क्या मिलेगा, तो ऑन टेकिंग निगेटिव साइन, तो ये हमको बच्चों यहाँ से मिलेगा Q1 अपान Q2 इज इक्वल टू 2.5 माइनस 1.5 अपान 2 मीन्स ये बचेगा 1 अपान 2 यानी कि 0.5। तो Q1 अपान Q2 अब क्या बचेगा 0.5। तो Q1 अपान Q2 की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 2 और दूसरा 0.5। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें सारे ऑप्शंस में से तो Q1 अपान Q2 इक्वल टू 2, तो 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा जिसमें Q1 अपान Q2 वैल्यू 2 दिया है, यानी कि दिए गए क्वेश्चन में से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट दैट Q1 अपान Q2 इक्वल टू 2 मीन्स रेशियो ऑफ चार्ज इज 2। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने टारगेट 35 में इलेक्ट्रोस्टैटिक के 12 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। आगे 12 क्वेश्चन अगले वीडियो में और उसके बाद 12 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। मीन्स हम पूरे चैप्टर से 35 क्वेश्चन यहाँ पे राइज करेंगे और इन 35 क्वेश्चन को ही सॉल्व करके आप पूरा का पूरा फिजिक्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हर चैप्टर का 35 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आज के सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेज एंड कूलम्ब्स लॉ पर हो गए। अब नेक्स्ट में हम लोग कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।